प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भूमिका और उसके परिणाम। इससे पहले हमने पढ़ा था गांधी जी की जो दक्षिण अफ्रीका यात्रा थी, गांधी जी की जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी सन 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आदि हमने पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार दूसरे निर्णय के द्वारा कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की, जो इस प्रकार है कि असहयोग आंदोलन में हमें क्या क्या करना है। तो वो इस प्रकार है। पहला था सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना। दूसरा, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना। तीसरा, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन करना। चौथा, स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन देना। पांचवा, यथासंभव हिंदी का प्रयोग करना। नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज्य के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने अब केवल संवैधानिक उपायों के स्थान पर सभी शांतिमय और उचित उपाय, जिसमें केवल आवेदन और अपील भेजना ही शामिल नहीं था, अपितु सरकार को कर देने से मना करने जैसी सीधी कार्रवाई भी शामिल थी, जो अपनाने पर जोर दिया। कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नायर ने कांग्रेस को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो भाग थे, जो रचनात्मक और दूसरा नकारात्मक था। रचनात्मक कार्यक्रम इस प्रकार था। पहला, राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायती अदालतों की स्थापना करना। दूसरा, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। तीसरा, स्वदेशी का प्रचार और कताई बुनाई का प्रचार। नकारात्मक कार्यक्रम में जो मुख्य इस प्रकार थे: सरकारी उपाधियों प्रशस्ति पत्र को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार करना। अगला, सरकारी उत्सवों समारोह का बहिष्कार करना। फिर था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी का प्रचार करना। अगला, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकाय से नामांकित पदों से त्यागपत्र देना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही कांग्रेस के तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा लगा। अब असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन जो बाल गंगाधर तिलक थे, होम रूल आंदोलन के प्रणेता, और लाल पाल बाल की जो एक त्रिमूर्ति थी, उनमें से सबसे विशिष्ट व्यक्ति, उनका निधन होना कांग्रेस को एक बहुत बड़ा सदमा था। और 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसी दिन इनकी मृत्यु कांग्रेस के लिए एक वज्रपात था। कांग्रेस ने असहयोग के कार्यक्रमों में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के रूप में 1 करोड़ रुपये एकत्रित करना था। समूचे भारत में करीब 20 लाख सड़कें बंटवाने का कार्यक्रम भी शामिल किया। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व सफलता मिली। करीब 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों को छोड़ दिया। 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। शिक्षण संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस ने, जो उस समय उभरते हुए नेता थे, वो प्रधानाचार्य बने। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया गया। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में बिल्कुल जो था वो असफल टाइप रहा। आंदोलन के दौरान कई वरिष्ठ वकील हैं, बैरिस्टर जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, विठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े।
गांधी जी ने अपना केसरी हिंद, जुल्लू युद्ध पदक, बोवर युद्ध पदक आदि मतलब सरकार को वापस कर दिए। अनुकरण कर सैकड़ों भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मिले पदों को वापस कर दिया। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। विदेशी कपड़ों के आंदोलन के लिए सार्वजनिक एक होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन के समय शराब ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया गया, जिसके लिए सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि हुई। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में गांधी जी की खादी के महत्व को समझा रहे थे। उसी समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी जी, खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह देते हुए कहा और खुद भी जीवन भर मात्र एक लंगोटी पहनने का निर्णय किया। और उसी दिन से गांधी जी मात्र एक लंगोटी और हाथ में डंडा रखते थे, लाठी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन सरकार की क्रूर दमन नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। वेल्स के बम्बई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान एवं उजड़ी हुई नजर आई। दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही वर्ष की समाप्ति पर अली बंधुआ, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदू मुस्लिमों को नज़दीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुआ। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया, तो दूसरी ओर सिखों के अमृतसर के मंदिर की चाबियां मुस्लिम नेता डॉक्टर किचलू को प्रदान कर दी। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। साथ ही अगले कदम के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुशंसा की गई। लेकिन फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस न ली तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन में हिंसा भड़क रही। गांधी जी चिंतित थे। अली बंधुओं ने भड़काने वाले भाषण देकर हिंसा को भड़का दिया और अगस्त 1921 में मालाबार में मोपला ने हिंसा का भयंकर कुकृत्य कर डाला। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी समय सीमा पूरे होने से पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी सन 1922 को एक भयानक घटना घटित हो गई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से पागल भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों, जिसमें थानेदार को भी साथ में जिंदा जला दिया। चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत और व्यथित हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी सन 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से देश को आघात पहुंचा। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, CR दास, अली बंधु आदि ने गांधी के इस निर्णय की आलोचना की। आंदोलन को समाप्त करने के लिए अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मैं मौत भी सहने को तैयार हूँ। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई। सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाकर 10 मार्च सन 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सज़ा दी गई। अब है असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन या सारांश। असहयोग आंदोलन सचमुच भारत का पहला जन आंदोलन था। इसका सूत्रपात एक क्रांतिकारी कदम था जिसने कांग्रेस के स्वरूप और स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन ला दिया। कांग्रेस अब लोकप्रिय, लोकतंत्रीय, अखिल भारतीय संस्था भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह का माध्यम बन गई। कोपलैंड के अनुसार गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बना दिया, स्वतंत्रता के लक्ष्य को और बढ़ा दिया, सरकार के ऊपर संवैधानिक दबाव डाला। वाद विवाद और समझौता द्वारा नहीं अपितु शक्ति के द्वारा, शक्ति जो अहिंसात्मक थी उससे आंदोलन शहरी बुद्धिजीवी वर्ग तक न सिमट कर
आम जनता यानी गांव तक फैल गया और जागृति पैदा होने लगी। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार सन 1921 ने देश को सचमुच एक अच्छी तरह संगठित दल बना दिया। इससे पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक दल और बातचीत करने वाली संस्था थी। गांधी जी ने कांग्रेस को न केवल एक नया संविधान और राष्ट्रवादी आधार दिया, बल्कि अपने महत्वपूर्ण काम यह किया कि उसने क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से खलीफा के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई। सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। 1923 से 27 के बीच देश भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। केरल स्थित मालाबार क्षेत्र के मोहपला किसानों ने हिंदू भू सामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जमींदार विरोधी विद्रोह करके भयंकर रक्तपात किया। असहयोग आंदोलन अपनी किसी भी घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा, लेकिन इसकी चरम उपलब्धि तत्कालीन हानियों से कई अधिक थी। इस प्रकार असहयोग आंदोलन से व्यतीत होकर कुछ नेताओं ने एक स्वराज पार्टी का गठन किया और 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया। 1920 में चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। 1918 में कांग्रेस से अलग हुए अतिवादी नेता जैसे मुख्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। इस दल के 1920-21 के विधानमंडलों के चुनाव में हिस्सा लिया। विधानमंडलों में इस उद्देश्य से किए गए जहाँ तक हो सहयोग, जहाँ अनिवार्य हो विरोध। तो 1922 में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। इसके सदस्य थे पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा। समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल का थे। इस प्रतिवेदन मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में अजीब सी निराशा का माहौल बन गया। निराशा के इसी माहौल में कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म लिया, जिसके सूत्रधार थे पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिसको CR दास भी कहते थे। मोतीलाल नेहरू और दास महोदय ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को इन विधान मंडलों में प्रवेश करके भीतर से राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार विधान मंडलों द्वारा आम जनता की आवाज़ और मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते थे और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन को भी बनाए रखा जा सके। मोतीलाल नेहरू और सीरदास ने 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडलों में पहुंचने की योजना को 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ अस्वीकार कर दिया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल जैसे कट्टर गांधीवादी नेता जिन्हें अपरिवर्तनवादी माना जाता था, ने परिवर्तनवादियों के विचारों को अस्वीकार करते हुए गांधी के रचनात्मक कार्यों, चरखा काटना, हरिजन उद्धार, मध्य त्याग जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया। इस प्रकार दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन में परिवर्तनवादी, जिसके नेता मोतीलाल नेहरू और CR दास थे, इन्हें त्यागपत्र दे दिया। गया कांग्रेस के अध्यक्ष CR दास थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी सन 1923 को स्वराज पार्टी का गठन कर लिया और 1 मार्च 1923 को इसको विधिवत रूप दे दिया। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। इस प्रकार सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज दल को और अधिक कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी। दिसंबर 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान की अनुमति मिल गई। स्वराजियों ने 1923 के विधानमंडलों में हिस्सा लेते हुए जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में यह प्रतिज्ञा की कि वे केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए सतत, सुसंगत और अविरल अवरोध की नीति का पालन करेंगे। स्वराजियों को मदन मोहन मालवीय, MR जयकर, विठल भाई पटेल जैसे राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त था। नवंबर 1923 में चुनाव में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में कांग्रेस ने 42 पर कब्जा कर लिया। प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज्यों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत सबसे बड़े दल के रूप में तथा बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराज्यों को मद्रास और
पंजाब में आशा अनुकूल सफलता नहीं मिली। चुनाव के बाद स्वराज्यों ने यानी स्वराज पार्टी के लोगों ने केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों में प्रवेश कर महत्वपूर्ण कार्य किया, जो इस प्रकार है। 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मुडी में समिति को नियुक्त करवाना, दमनात्मक कानूनों को समाप्त करना, कपास पर लगने वाले उत्पादन शुल्क की समाप्ति और नमक कर में कटौती करना, श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, मजदूर संघों की स्थापना करना। इस प्रकार स्वराज्यों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। स्वराज्यों की ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1923-24 में नगर पालिका और स्थानीय निकायों के चुनाव में कांग्रेस को विशेष सफलता मिली। कलकत्ता के मेयर CR दास, अहमदाबाद का मेयर विठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद, इलाहाबाद का मेयर जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। फिर पार्टी पर संकट, स्वराज पार्टी पर 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल की शक्ति क्षीण होने लगी। पार्टी के सांप्रदायिक भावना तथा सरकार के सहयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। सरकार के साथ सहयोग करने का इच्छुक स्वराज पार्टी का गुट प्रत्युत्तरवादियों के रूप में और इस विचारधारा के विरोध में अप्रत्युत्तरवादियों के रूप में सामने आया। इस प्रकार कालांतर में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इसके बाद राजनीतिक नरमवाद और स्पष्ट हिंदूवाद को मिलाजुला कार्यक्रम था। 1925 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। 1926 में चुनाव में स्वराज दल को विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसी विद्रोही कार्यकर्ता हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों का सामना करना पड़ा। स्वराज पार्टी के केंद्रीय विधानमंडल 40 सीट उत्तरी जो प्रांत या मध्य प्रांत पंजाब में इनको हार का सामना करना पड़ा। बहुमत के अभाव में 1928 में केंद्रीय विधानमंडल में पेश किया गया पब्लिक सेफ्टी बिल का सभी राष्ट्रवादी शक्तियों ने एक स्वर में विरोध किया। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा हमला तथा भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। स्वराज्यों को अपने विचार और कार्यक्रम को आजमाने का पूरा अवसर मिला, विफल रही। जिस प्रकार असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद कांग्रेस का सक्रिय नेतृत्व स्वराज्यों के हाथ में आ गया था, उसी प्रकार स्वराज्यों के असफल होने पर कांग्रेस की बागडोर वापस गांधी जी के पास चली गई। इस प्रकार असहयोग के बाद भारत डावाडोल स्थिति में आ गया था, उसको गांधी जी ने वापस अपने हाथ में बागडोर ले ली।